हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 11th की पोएम फोटोग्राफ करने वाले हैं। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारी सी ये पोएम है। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। अ फोटोग्राफ फ्रॉम हॉर्नबिल बुक, शेरली टेल्सन प्रेजेंट्स a poignant tribute to her mother by looking at an old cupboard photograph. So स्टोरी में क्या है ना कि एक तो स्टोरी लिखी किसने है, शेरली टेल्सन ने स्टोरी लिखी है एंड बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी है। यहाँ पे एक वर्ड है पॉइनियंट, इसका मतलब होता है दिल को छू जाने वाला या फिर बहुत ही इमोशनल सा ना। तो ये जो हमारी जो पोएम है ना, इसकी भी स्टोरी कैसी है, एक तरह से बड़ी इमोशनल सी है। यानी कि इसमें जो जो चीज़ें स्टोरी में इसलिए बोल रही हूँ, मतलब पोएम में जो आप चीज़ पढ़ने वाले हो ना कि किस बारे में बताया गया है। और इस पोएम के थ्रू एक तरह से वो ट्रिब्यूट दे रही हैं अपनी मदर को। इनके हाथ में अपनी मम्मी का एक ओल्ड कार्डबोर्ड फोटोग्राफ है, तो ये उसे देख रही हैं। द पोएम कैप्चर्स 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ टाइम। तो इस पोएम में आपको 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम देखने को मिलेंगे। पहले स्टेज में जो मम्मी है वो 12 इयर्स की दिखाई गई हैं, यानी कि पोएट के हाथ में जो फोटोग्राफ है ना मम्मी की, तो ये एक कार्डबोर्ड मतलब हार्ड फोटोग्राफ है। और इसमें जो मम्मी है वो कितने साल की हैं, वो 12 इयर्स की हैं। और ये जो फोटो है ना, ये इस मम्मी कभी बीच पे गई होंगी तो वहाँ की ये फोटोग्राफ है। उसके बाद और किसके साथ गई हैं, अपनी 2 कजन्स के साथ गई हैं। तो पोएट की मम्मी और उनकी कौन है, 2 कजन्स हैं, बेटी एंड डॉली। तो एक का नाम बेटी है और दूसरी का नाम क्या है, डॉली है। दिस स्नैपशॉट का मतलब पिक्चर ही होता है। दिस स्नैपशॉट कैप्चर्स अ मोमेंट ऑफ प्योर इनोसेंट जॉय वेयर द सी विच अपीयर्स टू चेंज वेरी लिटिल वॉशेस देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो इसमें एक तो ये जो फोटोग्राफ है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये कार्डबोर्ड की फोटोग्राफ है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो फोटोग्राफ है ये पोएट की मदर की फोटोग्राफ है। और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इस फोटोग्राफ में जो मम्मी है वो 12 साल की हैं। और ये जो एक बीच के साइड का फोटोग्राफ है जिसमें मम्मी है पोएट की और उनकी 2 कजन्स हैं। एक कज़न का नाम बेटी है, दूसरी कज़न का नाम डॉली है। तो फिर इस समय जब वो बीच पर गए होंगे मम्मी, तो वो कितनी खुश होंगी इस फोटोग्राफ को देखकर, पोएट ये चीज़ फील करती हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसा मोमेंट था ये, बड़ा बहुत ही प्योर और इनोसेंट जॉय वाला मोमेंट था, जहाँ पे जो सी है ना उसमें ऐसे बताया गया है कि जो सी है वो तो बहुत ही लिटिल चेंज होता है, उसमें इतना थोड़ा सा बदलाव आता है कि वो एक्चुअली में बदलाव समझ भी नहीं आता या पता भी नहीं चलता। वॉशेस देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो थोड़े समय का हो, यानी कि हम कह सकते हैं टेम्परेरी, है ना। इनकी ट्रांजिएंट फीट क्यों कह रहे हैं, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखो अभी ये बच्ची है, जो पोएट की मम्मी है वो अभी तो बच्ची हैं, इनकी जो दोनों कजन्स हैं वो भी बच्चे हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स हमेशा सेम एज में थोड़ी ना रहते हैं, हम तो चेंज होते रहते हैं ना विद टाइम। जैसे जैसे हम एज में ग्रो करते रहते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी भी चेंज करती है। तो इन्होंने एक यहाँ पर इंसिडेंट ऐसा दिया कि जिसमें ये बोलते हैं कि जो सी है वो तो बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं आता है। इवन ऐसा बदलाव होता है कि पता भी नहीं चलता कि सी में कोई बदलाव है। और सी क्या कर रहा है, इनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को एक तरह से वॉश कर रहा है। और ट्रांजिएंट जो फीट है इसका मतलब है बदलने वाला, जो थोड़े समय के लिए। आज ये छोटे बच्चे हैं, आगे जाके फिर ये बड़े हो जाएंगे। फिर सेकंड स्टेज इनकी दिखाई गई है 20 या 30 इयर्स लेटर। इसमें क्या है, जो जब पोएट ये सोचते हैं कि उनकी खुद की मम्मी अपने फोटो को देखकर हंस रही होंगी और वो ऐसे सोच रही होंगी कि भाई हमने क्या किस तरीके का ड्रेस पहना हुआ था बीच के लिए। नॉस्टैल्जिक फॉर हर ओन लॉस्ट चाइल्डहुड। नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादें आ जाती हैं ना हमारे दिल में, तो बीते दिनों की जो याद होती है उसको हम ऐसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है हमें। तो दूसरा स्टेज इन्होंने ये दिखाया है कि जो मम्मी है ना वो खुद शायद अपनी फोटो को, अपनी पुरानी बचपन की फोटो को देखकर बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रही होंगी। तो पहले तो हंस भी रही होंगी कि भाई कैसे कपड़े पहने हुए हैं हमने बीच के लिए, और दूसरा फोटोग्राफ में देखकर वो अपना लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में भी सोच रही होंगी, नॉस्टैल्जिक हो रही होंगी, यानी कि पुरानी याद उन्हें आ रही होगी कि किस तरीके से वो पहले एक छोटी बच्ची हुआ करती थी।
ओके, द फाइनल स्टेज, उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, वो प्रेजेंट टाइम दिखाया गया है हमारी पोएम में, जहाँ पे जो है अब मम्मी तो इस दुनिया में नहीं रही हैं, नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल इन द फोटोग्राफ लिव्ड। इस लाइन का मतलब है कि जैसे फोटोग्राफ में ना मम्मी की एज दिखाई गई है कि वो शायद हार्डली 12 साल की होंगी, 12 ईयर्स की। तो ये कह रहे हैं कि आज जब पोएट अपने हाथ में ये फोटोग्राफ मतलब पकड़ी हुई है, तो शायद मम्मी को मरे हुए भी उतना ही टाइम हो चुका है जितना कि फोटो में ये बच्ची है, यानी कि मम्मी की डेथ को भी कितने ईयर्स हो चुके हैं, 12 ईयर्स हो चुके हैं। द पोएट इज लेफ्ट विद द साइलेंस दैट साइलेंसेस एवरीथिंग, एम्फेसाइजिंग द पेनफुल वॉइड लेफ्ट बाय डेथ एंड द बिटर स्वीट नेचर ऑफ मेमोरीज प्रिजर्व्ड इन अ स्टिल इमेज। तो भाई लास्ट स्टेज में जो दिखाया गया है वो क्या है कि जब मम्मी है वो उन्हें ऑलरेडी मरे हुए 12 साल हो चुके हैं, और जो पोएट है ना वो अब साइलेंस में जा चुकी है, मतलब चुप हो चुके हैं, क्योंकि देखो हमारे लव्ड वंस अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो क्या है, अब साइलेंस दैट साइलेंसेस एवरीथिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो मम्मी की डेथ हो चुकी है तो वो हमेशा के लिए साइलेंस में जा चुकी हैं। तो मम्मी की डेथ की वजह से जो पोएट है ना, तो मम्मी की डेथ साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि अब कोई आवाज नहीं होगी ना, तो मम्मी का साइलेंस में जाना, यानी कि मम्मी की डेथ की वजह से जो पोएट है वो भी साइलेंस में आ चुकी है ना, वो भी अब कुछ कह नहीं पा रही होंगी क्योंकि वो इमोशनल होंगी। और इसी चीज से क्या इसमें एम्फेसाइज किया गया, क्या दिखाया गया है कि भाई वॉइड यानी कि खालीपन, कि कितना ज्यादा पेनफुल होता है और वो खालीपन जो हमारे दिल में रह जाता है किसी की डेथ की वजह से। सो इस पोएम में आपको बिटर स्वीट यानी कि कुछ थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी इस तरीके की जो मेमोरीज होती है ना हमारी, वो थोड़ी बिटर होती हैं और थोड़ी स्वीट होती हैं। और ये मेमोरीज किस में प्रिजर्व हो जाती हैं, ये जो हम फोटोज वगैरह करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम उन मेमोरीज को, हमारी ब्यूटीफुल जो यादें हैं उन्हें हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। यही सब हम आगे इस पोएम में अब स्टैंजा वाइज पढ़ने वाले हैं। सो स्टैंजा 1 से स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है ऐसे पानी में ना ऐसे छप छप करके चलना। ओके, क्योंकि ये लोग देखो बीच के पास थे ना, समुद्र में थे, तो वहां नॉर्मली मतलब वॉक करने को पैडलिंग कहते, तो ये बीच के वहां पे वॉक कर रहे होंगे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स hands and she the big girl some 12 years or so। तो इन लाइंस में क्या बताया गया है कि जो पोएट क्या है, एक ओल्ड फोटो को देख रही हैं, किसकी, अपनी मम्मी की फोटो है, और वो कैसी है, कार्डबोर्ड से बनी फोटो है। ये देखो मैंने आपके लिए इमेज भी लगाई है, तो इस तरीके की कोई एक फोटो है पोएट के हाथ में, ठीक है, जो कि कार्डबोर्ड से बनी हुई है। इस पिक्चर में 3 लड़कियां हैं और वो क्या है, बीच के ऊपर वॉक कर रही है, पैडलिंग यानी कि वॉकिंग, बीच पे वॉक कर रही है और एक दूसरे का उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे पिक्चर में आपको दिख भी रहा है। जो इसमें से सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है वो पोएट की मदर है और बाकी 2 कजन है। तो इनमें से एक जो है, एक कजन हमने देखो यहाँ पर नाम पढ़ा था, एक का नाम डॉली है और दूसरे का नाम बेटी है। तो ऐसे मान लेते हैं हम कि ये बेटी है और ये डॉली, और जो सबसे टॉल है वो कौन है, पोएट की खुद की मम्मी है, ठीक है। सो वो बीच में है, वो टॉलेस्ट हैं और वो ओल्डेस्ट हैं। ओल्डेस्ट यानी कि इन दोनों से मतलब तीनों में वो सबसे बड़ी हैं, और जो बाकी दोनों गर्ल हैं वो इनसे छोटी हैं, इसलिए उनका हाथ पकड़ के इस तरीके से वो फोटो खिंचवा रहे हैं। द गर्ल इन द मिडल इज द पोएट्स मदर। तो बीच में जो है वो ऑफ कोर्स पोएट की मदर हैं एंड वो 12 साल की हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet। transient का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ऐसी कोई भी चीज जो थोड़े समय तक रहने वाली होती है। सो ऊपर की लाइन में पोएट क्या डिस्क्राइब कर रही है, हाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन, किस तरीके से फोटो ली गई है। तो जो पोएट की मम्मी है उनके अंकल ने एक तो वो फोटो कैप्चर की है, ओके, और वो उन्हें क्या कहते हैं लड़कियों को कि रुको और पोज करो, है ना,
क्योंकि वो पहले स्टैंजा में क्या दिखाया कि वो वॉक कर रहे थे यहाँ पे, फिर अंकल ने कहा होगा कि भाई रुको और आप पोज करो, तो तीनों के लेफ्ट, ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल एट द कैमरा। ये वाली जो लाइन थी ना, थ्रू देयर स्टिल स्माइल थ्रू देयर हेयर, सो स्माइल थ्रू देयर हेयर मतलब कि भाई उनके बाल जो हैं वो वेट गीले हो रखे थे, तो वो अपने बालों को ऐसे खोल देती हैं और फिर कैमरे की तरफ देखकर स्माइल करती हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टूवर्ड्स हिज नहीं हर मदर, हर मदर्स फेस विच इज डिस्क्राइब्ड एज स्वीट फेस। तो अब जो पोएट है वो अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ देख रही है और कैसे डिस्क्राइब कर रही है अपनी मम्मी के फेस को, कह रही है कितना प्यारा सा फेस है इनका। द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। ऑफकोर्स जब इनकी खुद की मम्मी 12 साल की हैं तो पोएट का तो उस समय कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा ना, तो ये फोटो तो बहुत सालों पहले ली गई है जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था। The poet calls their feet terribly transient as they were so young by then and now they had grown older। तो भाई terribly transient इसीलिए कहा गया था क्योंकि देखो अभी जो है जब ये फोटो खिंचवा रही हैं तो ये छोटी बच्चियां हैं, लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम हमेशा सेम एज में नहीं रहते, हमारी एज चेंज होती है और उस विद आर एज आर बॉडी ऑल्सो चेंजेस। तो इसीलिए भाई कहा है कि इनकी ट्रांजिएंट जो फीट है ना उनको जो सी है वो वॉश कर रहा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो सी है वो बहुत ही कम ऐसे दिखाई देता है कि वो बदल रहा है, क्योंकि समुद्र तो बहुत लंबे टाइम तक सेम ही रहता है ना, इवन इफ अगर उसमें कुछ चेंज होता भी होगा तो इतना थोड़ा सा चेंज होता है कि वो समझ में भी नहीं आता। तो एक तरह से ना कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है यहाँ पर कि जो सी है वो एक तरह से इटर्नल दिखाया हुआ है और जो इनके फीट्स हैं वो ट्रांजिएंट यानी कि थोड़े समय के दिखाए हुए हैं। अगर कभी आपसे जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है तो फिर इस वाली लाइन में क्या है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यहाँ पे ना अपीयर टू हैव चेंज लेस, वॉश देयर ट्रांजिएंट फीट। तो इसमें कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस है, इसमें है कंट्रास्ट, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो सी है वो दिखा रहा है एक तरह से इटर्निटी को, और जो ट्रांजिएंट फीट है वो दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ के कम टाइम को ना। ऑन दी अदर हैंड द सी विच टच देयर फीट हैज़ चेंज लेस, कि भाई सी जो है वो बहुत कम चेंज हुआ है और जो इनके फीट हैं वो तो आगे जाके चेंज हो ही जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा है, सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot। तो अब जो पोएट हैं पहले पूरा पढ़ लेते हैं। See Betty and Dolly she would say and look how they dressed us for the beach the sea holiday। तो अब फिर जैसे फर्स्ट स्टेज देखो हमने कवर कर लिया कि हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी ना कि इस पूरी पोएम में ना 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलेंगे, या फिर 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम। सबसे पहले मम्मी फोटो में क्या है कि मम्मी छोटी 12 साल की है, फिर पोएम के सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि अब जो सेकंड इसका स्टेज है वो क्या है कि मम्मी ना खुद 20-30 साल बाद जब बड़ी हो गई होंगी तो अपनी खुद की फोटो को देखकर हंस रही होंगी और अपनी दोनों कजन्स जो बेटी और डॉली उसे कह रही होंगी कि भाई देखो हम कितने अजीब तरीके से, हमें किस तरीके से कपड़े पहनाए थे इन्होंने बीच के लिए ना, जो अपनी फोटो देखकर ही वो कह रही होंगी। अपने सी हॉलीडे जो था इनका, जिस छुट्टी वाले दिन जब ये सी गए थे वहां पर बीच में इन्होंने फोटो क्लिक करवाई थी, तो पोएट कह रही है कि शायद 20-30 साल के बाद मम्मी खुद अपनी फोटो देखकर हंस रही होंगी और अपनी कजन्स को कह रही होंगी कि किस तरीके के कपड़े पहनाए थे हमारे पेरेंट्स ने हमको बीच के लिए। They would have planned to take a photograph beforehand। तो मतलब तभी उन्होंने फोटोग्राफ लेने का भी पहले से ही प्लान किया होगा ना जब वो बीच पे जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हमें बहुत अच्छा लगता है ना कि अपनी मेमोरीज को हम कलेक्ट करके रखें ताकि आगे जाके हम उन्हें रिकॉल कर सकें उन मेमोरीज को ना। नेक्स्ट स्टैंजा है, was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss। wry का मतलब होता है ऐसे हल्का ऐसे मजाक सा करना ना। तो फिर जैसे जो पोएट है ना वो कह रही हैं कि was her past, mine is her laughter, कि मम्मी के लिए हंसी की बात है उनका पास्ट, मम्मी हंस रही होंगी। इसमें देखो पिक्चर से थोड़ा आपको और क्लियर होगा कि मम्मी ना जब वो 20-30 साल के बीच की होंगी
तो मम्मी क्या है अपने पास्ट पे अपनी फोटो देखकर वो खुद हंस रही होंगी, अपनी कजन्स के साथ डिस्कस कर रही होंगी ना, ऐसे कि यार किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे हमने बीच पर जाने के लिए। तो मम्मी हंस रही हैं अपनी फोटो को देखकर, और जो पोएट है वो हंस रही है अपनी मम्मी का चेहरा देखकर ना, मम्मी की हंसी देखकर। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब है कि अपने जैसे ये जो पेन है ना, किसी को जैसे खो देने का जो दुख होता है ना, धीरे धीरे विद टाइम हम उस चीज से कोप अप कर पाते हैं उस दुख से, और धीरे धीरे हम उस दुख से निकलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मम्मी को किस बात का दुख होगा, मम्मी को अपने चाइल्डहुड, अब उनका चाइल्डहुड खत्म हो चुका है, वो लॉस हो चुका है, तो मम्मी को शायद उस वाले पेन से एक तरह से ईज अभी ले रही होंगी वो ना, यानी कि उस दुख से उनको धीरे धीरे वो फ्री कर रही होंगी, अपने आप को फ्री हो रही होंगी, या फिर ना आज़ाद हो रही होंगी उस वाले लॉस से। और जो उनकी डॉटर है वो अपनी मम्मी की पास्ट फोटो देखकर, अब उनकी मम्मी उनके साथ नहीं रही हैं, तो वो अपनी मम्मी को खो देने का जो दुख है ना, उस दुख से अपने आप को वो ईज यानी कि फ्री करना चाह रही होंगी, अपने जो उनकी मम्मी वो खो चुकी हैं उस लॉस से। तो दोनों ही, मम्मी अपने चाइल्डहुड के लॉस से, और जो पोएट है वो अपनी मम्मी को खो देने के लॉस से अपने आप को क्या है फ्री कर रही है एक तरह से ना। एक बार यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे, अपनी मम्मी का जो है फेवरेट मोमेंट अपनी मम्मी के पास से क्या है, उनकी मम्मी की ये सी हॉलीडे वाली फोटो, जो पोएट है ना उनका फेवरेट मोमेंट है पास्ट में, जब उनकी मम्मी हंस रही है उस फोटो में। दोनों ही वुमेन, दोनों वुमेन कौन कौन, एक तो पोएट खुद, और दूसरी उनकी मदर, दोनों ही अपने पास्ट के बारे में, अपनी पास्ट की मेमोरी के बारे में सोच रही हैं। विच कैन नॉट लिव अगेन, जो कि दोबारा नहीं जिया जा सकता। जैसे कि मम्मी भी अपने बचपन की फोटो देख रही हैं, अब वो उस पास्ट में दोबारा नहीं जा सकती। जो डॉटर है उनकी, जो पोएट है, वो भी अपनी मम्मी के पास्ट की फोटो देख रही हैं, अब तो उनकी मम्मी नहीं भी रही हैं, तो अब ये लोग क्या है दोबारा से नहीं जा सकते उस पास्ट में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं इस चीज से एडजस्ट करने के लिए जो लॉस उन्हें हुआ है, जो पेन इस वक्त उनके दिल में है ना। मम्मी का पेन क्या है, किस चीज का है, कि उन्होंने अपना बचपन खो दिया है, अब वो बड़ी हो चुकी हैं। और पोएट का दुख क्या है कि उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया है। तो दोनों ही एक तरह से उस दुख से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी years as the girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. तो भाई ऊपर वाली लाइन में जो पोएट है वो क्या कह रही है, that her mother died 12 years ago, क्योंकि फोटो उन्होंने ऐसे बोला ना, she's been dead nearly as many years as that girl lived। तो अभी इस फोटो में मम्मी कितने साल की थी, 12 years की थी। तो इस लाइन से हमें यही पता चल रहा है कि मम्मी को शायद मरे हुए भी कितने साल हो गए, 12 years हो चुके हैं। जिस एज में वो फोटोग्राफ में है सेम उसी उतना ही उनको इस दुनिया से गए हुए हो चुका है। और जब भी पोएट अपनी मम्मी की डेथ के बारे में सोचती हैं, वो इस पेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अपनी मम्मी को खो देने का दुख या अपनी मम्मी के मौत का दुख कितना ज़्यादा हैवी होगा, कितना पेनफुल होगा, है ना। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। जो हमारे लव्ड वंस को खो देने का एक जो लॉस का जो पेन है ना हमारे हार्ट में, वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। Death has silenced her mother, which has also left her speechless. यहाँ पे वर्ड था ना it silences, it silence silences। तो देखो साइलेंस, इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि डेथ की वजह से जो मम्मी है वो हमेशा के लिए चुप हो चुकी हैं, और मम्मी की डेथ की वजह से जो पोएट है हमारी, वो भी क्या हो चुकी हैं, स्पीचलेस हो चुकी हैं, कि वो भी साइलेंस में जा चुकी हैं। क्योंकि देखो पेरेंट्स के हम तो सोच भी नहीं सकते ना कि हमारे पेरेंट्स कभी हमें छोड़कर चले भी जाएंगे। सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है अपने माँ बाप से अलग होना। ऑल राइट, चलो आई होप कि पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। ये बस लास्ट है हमारी इस पोएम में। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है इसमें इमेजरी। इमेजरी होता है कि जब लाइंस जो लिखी है ना, तो जब आप उन्हें पढ़ते हो ना, तो आपके माइंड में ना एक मेंटल पिक्चर बनती है, मतलब आपके दिमाग में उस चीज़ की पिक्चर बनती रहती है।
तो when the two girl cousins went paddling, washed their terribly transient feet, create vivid mental pictures of the beach scene and the fleeting nature of life. Fleeting मतलब खत्म होने वाला ना एक तरह से। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई ये जो दोनों कजन है, मम्मी की कजन है और जो मम्मी है वो लोग क्या है, ऐसे लाइन थी ना, वेंट पैडलिंग, ऐसे वॉक करते हुए जा रहे हैं और उनके जो पैर हैं वो जो सी है वो क्या कर रहा है, उसे धो रहा है। तो और इन्होंने कहा था ट्रांजिएंट फीट, यानी कि ऐसे फीट जो कि कुछ टाइम के बाद बदल जाएंगे। अभी बच्चे हैं ये लोग, थोड़े टाइम के बाद वो ग्रोन अप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो जब हम ये लाइन पढ़ रहे थे तो हमारे माइंड में वो सारी इमेज क्रिएट हो रही थी ना, हम समुद्र इमेजिन कर रहे होंगे, हम बीच इमेजिन कर रहे होंगे, फिर हम तीनों लड़कियों को हमने इमेजिन किया। फिर जब हमारे सामने ये लाइन आई पैडलिंग, और हम ये वाले वर्ड्स हमने देखे, वॉश दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो हमने इमेजिन किया होगा कि कैसे पानी की जो वेव्स हैं वो इनके पैरों को एक तरह से वॉश कर रही होंगी। सो ये क्या है, हमारे माइंड में एक मेंटल पिक्चर बनाती है बीच की। एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, फ्लीटिंग का भी मैंने बता दिया, जो पल भर का, थोड़े टाइम का जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं फ्लीटिंग। जैसे ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट मतलब भी थोड़े समय का, और जो फ्लीटिंग है उसका मतलब भी होता है थोड़े समय का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आई होप समझ आ गया हो ना इमेजरी, जब भी आप लाइंस पढ़ते हो पोएम की, आपके माइंड में इमेज क्रिएट होती है। उसके बाद है एलिट्रेशन, बहुत ही इजी पोएटिक डिवाइस होता है ये, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है ना। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा तो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। जब वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस रिपीट होता है तो वहां पे रेपिटेशन होता है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रेपिटेशन में और एलिट्रेशन में। Stood still to smile and some 20-30 years later, अब इसमें क्या है देखो, stood still smile and some, तो ये क्या है, SSS रिपीट हुआ, आगे 20-30 भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी देखो कॉन्सोनेंट है, S भी कॉन्सोनेंट है और T भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। सो कॉन्सोनेंट्स का साउंड जब रिपीट होगा तो वहां क्या होता है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, दो लाइंस में कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिला है। कॉन्ट्रास्ट का अगर मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं, सो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब भी दो डिफरेंट ऐसे आइडियाज साथ में होते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं जरा। द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, contrast the permanence of nature with the shortness of human life. So इसमें क्या हो रहा है, देखो दो बिल्कुल ही ऑपोजिट सिचुएशंस हम देख रहे हैं। जो सी है वो उसके लिए क्या कहा गया है कि चेंज लेस, कम चेंज हुआ है वो। वहीं पे साथ में ह्यूमन बच्चों के जो पैर दिखाए गए थे, यानी कि मदर और उनके कजन्स के जो फीट दिखाए गए हैं, वो उनके लिए क्या कहा जा रहा है, ट्रांजिएंट फीट। यानी कि दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि भाई नेचर का परमानेंस बताया गया, मतलब नेचर क्या होती है, एक तरह से इटर्नल होती है, उसमें चेंजेस बहुत इतने माइन्यूट चेंजेस होते हैं कि वो चेंज पता भी नहीं चलता है। और वहीं पे साथ में इनके क्या दिखाया गया, ट्रांजिएंट फीट दिखाई है मम्मी और उनके दोनों कजन्स की। तो कॉन्ट्रास्ट है ना, नेचर जो, यानी कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो परमानेंट है एक तरीके से, और जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या है, वो शॉर्ट है। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है ना, दोनों चीजों में। उसके बाद ये वाला देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, यूजेस कार्डबोर्ड एज अ मेटाफर फॉर द फोटोग्राफ, सिंबलाइजिंग फ्रेजाइल येट लास्टिंग मेमोरीज। अब यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, देखो वैसे जो कार्डबोर्ड है वो कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना होता है, वो तो एक तरह से मटेरियलिस्टिक चीज है, थोड़े टाइम के बाद शायद खराब भी हो जाएगा। लेकिन कार्डबोर्ड में जो मेमोरी है वो तो लास्टिंग मेमोरी है ना, मतलब वो तो पूरी लाइफ तक चलेगी वो वाली मेमोरी। तो इसमें भी देखो दो डिफरेंट चीजें दिखा दी कि जो कार्डबोर्ड फोटोग्राफ है वो एक तरह से परमानेंट नहीं है, वो इटर्नल नहीं है, लेकिन जो मेमोरीज है वो इटर्नल है। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया। बस यही है, आपको कैसे याद रखना है इसे, कि जब भी दो डिफरेंट सिचुएशंस आपको साथ में नजर आए तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या है, कॉन्ट्रास्ट है।
नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। अब कॉन्ट्रास्ट और ऑक्सीमोरॉन में कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीमोरॉन याद करना बहुत आसान है। जब भी दो ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स साथ में रखे हुए हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां पर क्या है, वहां पर ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो लेट्स से कि स्वीट सॉरो मुझे याद आ रहा है तो मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। स्वीट सॉरो, अब देखो जो दुख है वो मीठे होते हैं क्या, वो तो कड़वे ही तो होते हैं, लेकिन स्वीट सॉरो हमने जैसे बोल दिया। या फिर हम ऐसे बोल दें, एक इसी में एक वर्ड आया था बिटर स्वीट, है ना, बिटर स्वीट। अब बिटर मतलब तो कड़वा है और स्वीट मतलब मीठा, तो दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, साथ में रखे हुए हैं। ओके, उसके बाद एक वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, डेफनिंग साइलेंस, है ना। डेफनिंग साइलेंस मतलब बहुत गहरा सन्नाटा जो होता है ना, उसे डेफनिंग साइलेंस बोलते हैं। बट डेफनिंग तो का मतलब होता है ऐसे कान फाड़ देने वाला, लेकिन साइलेंस तो बिल्कुल चुप होता है। तो फिर देखो ये जो वर्ड्स हैं बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, लेकिन साथ में रखे हुए होते हैं ताकि एक नया इसका मीनिंग ये बना सके। वैसे ही बिटर स्वीट दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, साथ में रखे हुए हैं। वैसे ही स्वीट सॉरो दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं, साथ में रखे हुए हैं। कॉन्ट्रास्ट में दो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं एक साथ, और ऑक्सीमोरॉन में दो डिफरेंट वर्ड्स, दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स या ऑपोजिट वर्ड्स होंगे तो ऑक्सीमोरॉन होता है। जैसे कि लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब इस पोएम के में देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या है ऑक्सीमोरॉन। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब देखो लेबर का मतलब तो नॉर्मल अगर आप समझो तो लेबर मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मेहनत से हासिल की गई हो, लेकिन इसमें क्या है लिखा हुआ है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और ईज मतलब क्या होता है, जो चीज आराम से हो जाए। तो लेबर्ड यानी कि कोई चीज मुश्किल, एंड ईज मतलब कोई चीज आसान। तो मुश्किल और आसान एक साथ रखे हुए वर्ड, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को यूज किया हुआ था ना कि भाई दोनों ही क्या है, इस पेन से मम्मी ने जो अपना बचपन एक तरह से उनका अब जा चुका है, और जो पोएट है उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही है, तो दोनों ही क्या है धीरे धीरे उस पेन से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ये लाइंस लिखी हुई थी। और मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया कि यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन क्यों है, क्योंकि लेबर्ड का मतलब होता है कठिनाई से कोई चीज हासिल की हुई, और ईज का मतलब होता है आराम से मिले कुछ भी। लास्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म बहुत ज्यादा आसान होता है जब कोई चीज किसी को सिंबलाइज कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पर जो सी है, समुद्र जो है वो इटर्निटी को दर्शा रहा है। जैसे कि आप कभी क्या है किसी को ऐसे लव यू कहने की जगह आप हार्ट भेज देते हो, है ना। तो ये जो हार्ट है ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये लव को सिंबलाइज कर रहा है। जैसे किसी को आप ऐसे पीस कहना चाहते हो तो आप वो डव होता है ना वाइट वाला, उसे भेज उसे उसका इमोजी यूज करते हो ना इस पे व्हाट्सएप पे, जिसके मुंह में ऐसे करके एक लीफ भी दिखाई हुई होती है। तो ये किसको सिंबलाइज करता है, पीस को, डव पीस को सिंबलाइज करता है। या फिर जब कोई फाइट बंद होती है तो व्हाइट कलर का ऐसे फ्लैग दिखाते हैं, तो ये किसका सिंबल है, ये पीस का सिंबल होता है। तो सिंबोलिज्म जहां पर भी आपको कोई भी चीज ऐसे नजर आ जाए कि एज अ सिंबल वो यूज हो रही है, जैसे कि यहाँ पर सी था वो इटर्निटी को शो कर रहा था कि उसमें बदलाव नहीं होते हैं। वहीं जो ट्रांजिएंट फीट है तीनों लड़कियों की, वो मॉर्टैलिटी को, मॉर्टैलिटी का मतलब होता है जो कि लंबे समय तक ना हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो इंसान है वो क्या है, मॉर्टल है, यानी कि वो अमर नहीं है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, ठीक है। सो ओके, आगे देखते हैं। हाँ, कार्डबोर्ड जो है, जैसे कि आई होप मॉर्टैलिटी आपको समझ में आ गया ना। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी का एग्जैक्ट मेरे को टिपिकल वर्ड शायद नश्वर ऐसे बोलते हैं कुछ। इमॉर्टैलिटी आई होप आपको पता है, अमर यानी कि ऐसी चीज जो कभी ना मरे, पर मॉर्टैलिटी मतलब जो फिर थोड़े टाइम के या एक टाइम के बाद उसका एंड आ जाता है, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे पता चल गया आपको, जो सी है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, इटर्निटी को, यानी कि अनंत को, या ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती उसे शो कर रहा है, उसे सिंबलाइज कर रहा है। और ट्रांजिएंट फील्ड जो है वो मॉर्टैलिटी को, यानी कि कभी तो ये खत्म होंगी, इस चीज को शो कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे जो कार्डबोर्ड है वो फ्रेजिलिटी, यानी फ्रेजाइल कोई चीज होती है यानी कि सॉफ्ट, कि वो तो भाई खराब हो जाएगा ना कुछ टाइम बाद। वहीं पे जो मेमोरीज उसमें कैप्चर हैं, फोटो फ्रेम की बात हो रही है ना, वही तो कार्डबोर्ड का बना हुआ था। तो फोटो फ्रेम देखा जाए तो वो तो इटर्नल नहीं है, वो तो फ्रेजाइल है, वो तो कभी भी खराब हो जाएगा। लेकिन उसमें जो मेमोरी है वो क्या है, एवरलास्टिंग दिखा रही है, ठीक है। सो कार्डबोर्ड फ्रेजिलिटी को सिंबलाइज कर रहा है, वहीं जो उसमें फोटो है वो ह्यूमन मेमोरी या फिर एक इटर्नल मेमोरी को सिंबलाइज कर रही है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, आई होप आपको ये पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ गए हो। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू।